हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से। उसी के रिगार्डिंग 20 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स के संबंधित उससे देखेंगे। पीछे की सभी वीडियोज़ को आपको मिल जाएगा डेट वाइज। 1 जून 2022 से इसे शुरू किया था मैंने रिविजन के पर्पज़ से, और जो आप नोट्स बनाते हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। चलिए फटाफट से सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, वैदिक युग के ग्रंथों में पाइथागोरस प्रमेय, चीन शरणार्थी, हट्ठी समुदाय, नागरिकता का परित्याग, भारत में भी प्रेषित धन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा रोजगार संबंधी डेटा, ये सारी चर्चा में है। इसके अलावा और देखेंगे हम लोग सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक, नमस्ते योजना, इन्वेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्प्रिंट चैलेंजेज, प्रभाव निवेश और मारबर्ग वायरस। ये टोटल 12 पॉइंट्स आज के रिगार्डिंग देखेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, वैदिक युग के ग्रंथों में पाइथागोरस प्रमेय। बौधायन सुलभ सूत्र में एक कथन है जिसे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। यज्ञ अनुष्ठानों में समद्विबाहु त्रिभुज, सममित, समलंबाकार और आयतों जैसे विभिन्न आकारों में वेदियों और अग्नि कुंडों का निर्माण किया जाता है। सुलभ सूत्रा में निर्धारित आकारों के साथ इन आकृतियों के निर्माण हेतु दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ लेना। डाउन द सेंचुरीज, हिस्ट्री ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये 1900 से 1600 बीसी में है। मेसोपोटामिया 800 से 500 बीसी, इंडिया 570 से 490 बीसी, ग्रीस इटली 300 बीसी, ग्रीस। तो ये वीडियो को रोक के सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना इसे एक बार। पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बौधायन प्रमेय कहा जाता है, ज्यामिति में किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, एक संबंध बताने वाला प्रमेय है। इस प्रमेय को आमतौर पर एक समीकरण के रूप में निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया जाता है। a² + b² = c², जहाँ a और b दो लंबवत भुजाएं हैं और c विकर्ण की भुजाएं हैं, विकर्ण भुजा की लंबाई है। यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों तो प्रमेय आपको तीसरी भुजा की गणना करने की अनुमति देता है। निर्माण, नेविगेशन और खगोल विज्ञान में इस समीकरण का अत्यधिक महत्व है। चीन शरणार्थी, म्यांमार से जुटा शासन तात मारडा द्वारा उत्पीड़न की वजह से म्यांमार के आधे मिलियन लोग, चीन जातीय समुदाय सहित 50,000 लोग भारत में पलायन कर चुकी हैं। संबंधित मुद्दे क्या हैं? तो चीन शरणार्थियों पर केंद्र सरकार की राय। चीन शरणार्थी नहीं बल्कि विद्रोही, जो म्यांमार में विद्रोही समूहों को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भारतीय क्षेत्र में चीन शरणार्थियों के संभावित प्रवाह रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों को निर्देश दिया है कि उनके पास किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने का अधिकार नहीं है। इस पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण क्या है? तो मिजोरम सरकार ने शरणार्थियों का पता लगाने, उन्हें निर्वासित करने के गृह मंत्रालय के आदेश की अवहेलना की है। भारत द्वारा शरणार्थियों की स्थिति 1951 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर भी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि अभिसमय का पक्षकार नहीं होना, शरणार्थी को वापस नहीं भेजने के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट के तहत किसी भी देश को शरण चाहने वालों को शरण देने से नहीं रोकता है। चीन जातियों के समूह के बारे में अगर बात करें तो चीन मंगोल मूल की जनजातियों का एक समूह है जो भारत और म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग पर निवास करता है। मिजो और चीन दोनों समुदाय मुख्य रूप से ईसाई का इतिहास एक समान है। दोनों की उत्पत्ति एक ही जो ट्राइब से हुई है, इसलिए दोनों समुदायों के बीच भारत की स्वतंत्रता से पहले एक मजबूत जातीय बंधन है। भारत और म्यांमार के बीच एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था 2018 फ्री मूवमेंट रेजिम 2018 लागू है, जिसके तहत दोनों समुदायों को दूसरी तरफ से 16 किलोमीटर तक जाने और 14 दिनों तक रहने की अनुमति है। तो ये यहाँ पे आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। इधर चाइना है, ये लाओस, यहाँ पे मिज़ोरम, इंडिया, बांग्लादेश और ये चीन स्टेट जहाँ ये समुदाय रहते हैं। थाईलैंड, बे ऑफ बंगाल, देख लेना इसको रोक के आप वीडियो को। हट्टी समुदाय क्या है? कॉन्टेक्स्ट है इसका, हिमाचल के ट्रांसगिरी और उसकी हट्टी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग। हट्टी एक घनी आबादी वाला समुदाय है। इसका नामकरण छोटे शहरों के बाज़ारों, जिन्हें हाट कहा जाता है, के ऊपर किया गया है।
इस समुदाय के लोग इन हाटों में घर में उगाई जाने वाली फसल, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने का पारंपरिक व्यापार करते हैं। हट्टी पुरुष पारंपरिक रूप से औपचारिक अवसरों पर विशिष्ट सफ़ेद टोपी पहनते हैं। ये हैं द हट्टी एरियाज। ये टोन्स रिवर है, शिलाई, कामरू, सानगढ़, रेणुकाजी, सिरमौर, इधर ये उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश में है, गिरी रिवर यहाँ पे है। ये यमुना रिवर यहाँ से पोंटवा साहिब, तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं। नागरिकता का परित्याग कॉन्टेक्स्ट क्या है कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया है, जो कि पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। 78,000 से अधिक भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता हासिल की है, जो कि अन्य सभी देशों में सर्वाधिक है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, सिंगल सिटीजनशिप है अकॉर्डिंग टू, हमने यूके के संविधान से लिया है। नागरिकता का पर्यवसान, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अधिनियम, ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारतीय नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला, बाई रीन्यूंसिएशन यानी कि त्यजन द्वारा, वह प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का कोई भारतीय नागरिका के त्यजन की घोषणा कर विहित रीति से हो सकता है। भारत के किसी युद्ध में लगे हुए होने पर इस प्रकार की घोषणा स्वीकार नहीं की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति के नाबालिग बच्चों की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यद्यपि इस तरह के बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरे करने पर भारतीय नागरिक बन सकते हैं। दूसरा नियम है बाय टर्मिनेशन, बर्खास्तगी द्वारा। यदि भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हालांकि यह प्रावधान भारत के युद्ध में व्यस्त रहने के दौरान लागू नहीं होता है। वंचित करने के द्वारा, बाई डिप्रिवेशन, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित स्थितियों में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को बर्खास्त करने की अनिवार्यता है। कैसे? तो ये सब है, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर किया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। पंजीकरण, प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के भीतर उक्त नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, नागरिक सामान्य रूप से 7 वर्षों से भारत के बाहर रहा हो। तो ये सारे नियम हैं, तो इसके तहत भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। भारत में विप्रेषित धन, कॉन्टेक्स्ट के आरबीआई के अनुसार भारत के संयुक्त अरब अमीरात के बाद अमेरिका शीर्ष प्रेषण स्रोत बन गया है, रेमिटेंस बन गया है। कारण, अमेरिका में आर्थिक सुधार भारत के प्रेषण वृद्धि के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। भारत में प्राप्त कुल प्रेषण का 23% हिस्सा अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने भेजा है। वित्त वर्ष 2011 में भारत को प्रेषण से लगभग $87 बिलियन दुनिया का सबसे अधिक प्राप्त हुआ। खाड़ी देशों में प्रेषण से गिरावट, भारत में आवश्यक आवक प्रेषण में खाड़ी क्षेत्र में प्रेषण का हिस्सा 2016 में 17, पिछली सर्वेक्षण अवधि में 50% से अधिक घटकर 2020-21 में लगभग 30% होने का अनुमान है। भारत सहित कई देशों में प्रेषण प्रत्यक्ष विदेशी अंतर्वाह से अधिक हो गए हैं। राज्यों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पारंपरिक प्रेषण प्राप्तकर्ता राज्यों की हिस्सेदारी 2020-21 में लगभग आधी हो गई है। महाराष्ट्र केरल को पछाड़कर शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता राज्य के रूप में उभरा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा रोजगार संबंधी डेटा। कॉन्टेक्स्ट है कि जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा न्यूनतम लैंगिक संकेतकों के श्रमों के संकलन, कंपाइलेशन ऑफ लेबर इंडिकेटर्स ऑफ मिनिमम सेट ऑफ जेंडर इंडिकेटर्स पर अपना वर्किंग पेपर जारी किया है। इसके प्रमुख निष्कर्ष हैं, चाइल्ड केयर महिलाओं के रोजगार को प्रभावित करता है। 3 वर्ष से कम आयु की कम से कम एक बच्ची वाली महिलाएं 25 से 49 वर्ष के रोजगार दर बिना बच्ची वाली महिलाओं की तुलना में कम है। हालांकि पुरुषों के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी आयु समूहों में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं अंशकालिक काम करती हैं। इसके अलावा अधिक अंशकालिक सेवानिवृत्त ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों और शहरी महिलाओं के बीच 60+ आयु वर्ग में कुल नियोजित अनुपात के रूप में अंशकालिक कर्मचारी अधिक हैं। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सरकार द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, कंप्यूटर केंद्र और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को मिलाकर एक व्यापक निकाय NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC द्वारा निर्धारित सांख्यिकीय मानकों को लागू करने और इनकी निगरानी तथा केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सांख्यिकी गतिविधियों के सामान्य के लिए
रंगराजन आयोग द्वारा पहली बार NSO की परिकल्पना की गई थी। मूल मंत्रालय की बात करें तो यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सांख्यिकीय शाखा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हर महीने त्वरित अनुमान के रूप में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित और जारी करता है और उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट है सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक। क्षमता निर्माण आयोग मुख्यालय में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक शुभारंभ करते हुए भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक बनाने का एक अनूठा मॉडल तैयार किया है। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित किया गया है ताकि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनकी वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण वितरण की क्षमता को बढ़ाने और प्रशिक्षण के मानकों के सामंजस्य के लिए एक आधार तैयार किया जा सके। यह मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा निर्माण करना है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, वीडियो को रोक के सारी पॉइंट्स आप पढ़ लेना। मिशन कर्मयोगी रूल्स बेस्ड टू रोल बेस्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे पॉइंट्स आप जरूर देखना, वीडियो को रोक के खुद से पढ़ना। ये नमस्ते योजना नेक्स्ट है। सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम तैयार की गई। यह योजना 2022 से 2026 तक लागू रहेगी। उद्देश्य है इसका कि भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसी परिणाम प्राप्त करना। कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आएगा और सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारी के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अगर नोडल मंत्रालय की बात करें तो पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है। यह योजना हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना का स्थान लेगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से सफाई मित्रों को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्वेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ICRA के अनुसार भारत माला परियोजना कार्यक्रम के तहत 23% सड़क संपर्क परियोजना पूर्ण हुई जबकि 60% मंजूर की गई। इनके 6 साल की देरी से 2028 तक पूरा होने का अनुमान है। देरी के कारण मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण में देरी, अनुमानित लागत में वृद्धि, कोविड-19 से संबंधित व्यवधान आदि। ICRA की बात करेंगे तो ICRA संस्था 1991 में एक स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज लगभग 51% हिस्सेदारी और विभिन्न भारतीय वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। भारत माला परियोजना भारत सरकार ने राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नए अम्ब्रेला कार्यक्रम के रूप में 2017 में भारत माला परियोजना शुरू की, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के अंतराल को पाट कर देश भर में सड़क यातायात आंदोलन की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। तो इसको जरूर पढ़ना आप। कंपोनेंट्स ऑफ भारत माला प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नेशनल कॉरिडोर इफिशियंसी इंप्रूवमेंट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, कोस्टल रोड पोर्ट कनेक्टिविटी टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, टू प्रमोट इफिशियंसी, टू अनलॉक फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल, पोर्ट ऑफ प्रोग्रेस। ये सारे पॉइंट्स है, इसको आप जरूर देख लेना एक बार। स्प्रिंट चैलेंज, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया गया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का उद्देश्य नवाचार संगठन के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादों को शामिल करना है। इस सहयोगी परियोजना का नाम स्प्रिंट है। सपोर्टिंग पोल वाल्टिंग इन जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, अर्थात सपोर्टिंग पोल वॉल्यूनेटिंग इन R&D थ्रू IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस NIIO एंड TDAC टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, स्प्रिंट का पूरा नाम है। आयात में कमी, पिछले 3 वर्षों में यानी कि 2018-19, 20-21 तक विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर 46% से घटकर 36% हो गया, जिससे आयात का बोझ कम हुआ है। रक्षा स्वदेशीकरण के अन्य पहले तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020, घरेलू निर्माताओं से पूंजी निवेश को प्राथमिकता, नई FDI नीति, खरीदें भारतीय, खरीदें और बनाए भारतीय, खरीदें वैश्विक पर अधिग्रहण की श्रेणियों को वरीयता दे, स्वतः अनुमोदन के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को
49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ई वीज पोर्टल निवेशकों और व्यापारिक समुदायों को G2B सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप। फिर इसके तहत है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक से अधिक बौद्धिक संपदा बनाने के उद्देश्य से रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अधिक जोर देने के लिए 2019 में डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट का निर्माण, सामरिक भागीदारी नीति ये वैश्विक रक्षा कंपनियों और स्वदेश निजी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। मतलब ये पूरा जो है ना आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है प्रभाव निवेश। कॉन्टेक्स्ट हाल के वर्षों में प्रभाव निवेश यानी कि इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट से रिटर्न में अच्छी वृद्धि हुई है। प्रभाव निवेश एक वित्तीय रिटर्न के साथ सकारात्मक औसत दर्जे का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करने के इरादे से किए गए निवेश हैं। उदाहरण की बात करें तो अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी है, कारपोरेट अपार्टमेंट परिसरों आदि के लिए शुरू से अंत तक कचरा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है, इसलिए लाभ उत्पन्न करते हुए पर्यावरण को साफ रखती है। मुंबई स्थित एक कुरियर कंपनी है, श्रवण बाधित युवाओं को रोजगार देती है और इस प्रक्रिया में न केवल सक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है बल्कि लाभ उत्पन्न करने के लिए रसद उद्योग में अवसरों का भी लाभ उठाती है। विनिमयन इम्पैक्ट फंड वेंचर कैपिटल फंड के समान सेबी द्वारा श्रेणीवन वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत और विनियमित होते हैं। सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट ESG इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, ये पढ़ना, इसको आप देखना एक बार। नेक्स्ट है मारबर्ग वायरस। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हाल ही में अफ्रीकी देश घाना में इबोला जैसे मारबर्ग वायरस के प्रकोप की पुष्टि हुई है। मारबर्ग वायरस MBD, जिसे पहले मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, गंभीर अक्सर घातक रक्तस्रावी बुखार है। यह एक फाइलो वायरस है इबोला की तरह। दोनों रोग चिकित्सकीय रूप से समान हैं। राउसेट्स फ्रूट चमगादड़ मारबर्ग वायरस का प्राकृतिक मेजबान माने जाते हैं, तो इसको आप देख लेना। इस वायरस के बारे में जर्मनी में मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में एक साथ फैलने के बाद पहली बार 1967 में इसका पता चला था, मारबर्ग वायरस डिसीज। ये देख लेना वीडियो को रोक के, स्किन वुंड्स क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ये इसको एक बार ज़रूर देखना, ये ध्यान से इसे, ठीक है। तो ये था 20 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हमारे प्रीलिम्स एग्जाम से, उनको डिस्कस किया। वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो फिर सही रहेगा। और नोट्स तो वैसे भी आप बना ही रहे हो, सीरियस हो तो नोट्स तो कर ही रहे होगे, तो एक रिवीजन भी हो गया और देख लो कि ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में शामिल है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।